श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण व किसानों को प्राथमिकता देना ये पहले दिन से ही देखने को मिला। हर योजना की नीति के केंद्र में गरीब और किसान हो। और आज भी जो मैं पहला निर्णय आपके बीच में लेकर आया हूँ, वो अगर आप पूर्व में भी देखें तो किसानों को सशक्त करने के सतत प्रयास इस सरकार ने किए हैं। चाहे वो एमएसपी में बार बार वृद्धि करने की बात हो, खरीद को दुगनी करने की बात हो, सिंचाई योजनाओं का विस्तार हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रिकॉर्ड जो फसल के जो क्लेम है वो मिलने की बात हो, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि लगभग 12 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये प्रति वर्ष डालने की बात हो। इसी तरह से ही एक सेंट्रल स्कीम जो है हमारी सेंट्रल सेक्टर की, वो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जहां पर अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन जो किसानों को मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड पर, इस पर 3 लाख रुपए का लोन किसान को मिलता है। 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है जो बाकी ब्याज दर से कम होता है। अगर किसान सही समय पर इसका भुगतान करता है तो उसको 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, तो किसान को मात्र 4% ही ब्याज देना पड़ता है। अब ये देते कौन है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स भी देते हैं, आपके आरआरबीज भी देती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, और पैक्स भी देते हैं जो हमारी क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, और कमर्शियल बैंक्स तो देते ही हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक भी देते हैं। मई 2020 में क्योंकि ब्याज दरें कम थी तो इसलिए लगा कि बैंकों को जो सरकार की ओर से 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, उसको सहायता मिलती है 2% ब्याज की, वो ना देनी पड़े, क्योंकि उस समय ब्याज की दरें कम थी लगातार। तो 2 साल के लगभग ये बंद रहा। लेकिन जून जुलाई महीने में अगर आप देखेंगे तो दो तीन बार लगातार आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, एक बार 40 पॉइंट की, फिर 50 पॉइंट्स की। तो इसका प्रभाव किसानों को ज़्यादा ब्याज देने पर न करना पड़े, या फिर बैंक जो किसानों को 7% पर ब्याज दर पर पैसा देते हैं उन पर बोझ ना पड़े, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी, और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। तो सन 2022-23 जो वित्तीय वर्ष हमारा 2022-23 से हमारे 24-25 तक इसको उपलब्ध करवाया जाएगा, और किसानों को पहले की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 7% ब्याज पर ही मिलेगा, 3% की सबवेंशन किसानों को मिलेगी जो टाइम पर पेमेंट करते हैं, और बैंकों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े उसके लिए 1.5% इंटरेस्ट की सहायता हम लोग अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप पहले भी देखें तो केवल किसानों को ही लोन मिलता था, क्रॉप लोन। इसको मछुआरों और पशुपालकों को भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, इसी सरकार ने किया, और ये जो लाभ है अब आगे भी उनको ऐसे ही जारी होता रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। जो दूसरा निर्णय है, कोविड के समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि कोई भूखा न रहे, तो जहां एक और 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक 5 किलो अनाज देने का काम हर महीने मोदी सरकार ने किया। तो भारत सरकार ने ये प्रयास, इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज था उसमें अपना पेट भरने के लिए काम करने के लिए, चाहे छोटे उद्योग हों जो बाकियों को रोजगार भी देते हैं या बड़े हों, उनके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लेकर आए। शुरुआत इसकी 3 लाख करोड़ से की थी, जिसमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल सूक्ष्म लघु उद्योग को मिलता है, और उनको कोई जमीन घर जायदाद गिरवी नहीं रखनी पड़ी,
और इससे पहले हमने उनको मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया, आपको याद होगा कि ताकि उनको ब्याज ना देना पड़े, किश्त वापस ना करनी पड़े, तो 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया था। इसके अलावा इनकम टैक्स रिफंड जो कभी 1 साल 1.5 साल बाद आता था, उसको 1 महीने के अंदर करने की शुरुआत की। टीडीएस में कटौती उस समय की थी। लेकिन जब मैं ईसीएलजीएस की बात करता हूं तो 3 लाख करोड़ से शुरू किया था, बढ़ते बढ़ते इसको 4.5 लाख करोड़ तक हम ले गए। इसको बाकी कुछ सेक्टर्स में हमने उस समय जोड़ दिया था। आपका ट्रैवल, टूरिज्म, ये सेक्टर को बड़ा लेट जोड़ा, लेकिन उससे पहले हेल्थ केयर, सिविल एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, इन सेक्टर्स को जोड़ा गया और बढ़ते बढ़ते 4.5 लाख करोड़ तक हम इसको ले गए। आज के समय भी देखा जाए तो 1 करोड़ 19 लाख कारोबारियों को इसका लाभ मिला है। 3 लाख 66 हज़ार करोड़ रुपए के इनको अब तक ऋण दिए जा चुके हैं, जो कि बगैर किसी कोलेट्रल के, बगैर किसी गारंटी के है, ना कोई घर जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो सबसे बड़ा प्रभाव किसी सेक्टर के ऊपर दिखता है तो ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी पर दिखता है। और भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि 50,000 करोड़ रुपए हम इसमें और वृद्धि करेंगे। ईसीएलजीएस स्कीम को हम 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर देंगे और ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा, जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में हमारे गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हो, बहुत सारे राज्यों में करोड़ों लोगों को कुल मिलाकर रोजगार के अवसर ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से मिलते हैं। तो 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ईसीएलजीएस में इन सेक्टर्स के लिए रखा जाएगा। और इसके लिए जो एडिशनल हमें अपनी ओर से गारंटी कवर देना पड़ेगा, वो एक्सक्लूसिव एडिशनल गारंटी कवर भारत सरकार देगी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का, ताकि 50,000 करोड़ रुपया ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल पाए। अब तीसरा जो मैं विषय लेने जा रहा हूँ वो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। समय समय पर भारतवर्ष के परंपरागत और प्रचलित नॉलेज पर आधारित पेटेंट्स प्राप्त किए जाने के प्रयास किए जाते हैं। और आपको याद होगा अटल जी की सरकार ने उस समय 2001 में इन पेटेंट्स प्राप्त करने के प्रयासों को रोकथाम के लिए 2001 में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। और इस लाइब्रेरी में इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन से संबंधित लगभग 4,24,000 फॉर्मुलेशन एवं प्रैक्टिसेस को संकलित किया गया था। लेकिन इसकी जो एक्सेस था वो उस समय जो 2006 के समय जो सरकार थी उसने इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेस को तो सुनिश्चित किया कि नई इन्वेंशंस के लिए इन पेटेंट्स पर निर्णय लेने से पहले उनको एक्सेस दिया जा सकता है। और ये इन्वेंशन पूर्ण रूप से नया या नहीं है, इससे पहले इन्वेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको एक्सेस ही दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत भर में हमारे युवा पीढ़ी है, उनको अपनी इस विरासत का, जिस विरासत की बात प्रधानमंत्री जी बार बार करते हैं कि युवा पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ना भी है, अनुसंधान से भी जोड़ना है, और विरासत और अनुसंधान को जोड़कर भारत के लिए इस ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भी कुछ नया प्राप्त किया जा सके। और ये जो हमारी ओरल ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी की जा सके। तो इसके लिए आज ये निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में जो पेटेंट ऑफिसेज हैं या पेटेंट एप्लीकेंट्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनको TKDL यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस दी जाएगी। अभी तक नहीं थी, इनको दी जाएगी। और आपको कारण इसके पता है कि रिसर्चर्स को कई बार यही नहीं पता होता था कि इस क्षेत्र में रिसर्च करें तो क्या इसमें कहीं पहले से रिसर्च तो नहीं हुई। तो इस निर्णय के कारण उनका काफ़ी समय कम भी लगेगा और उनका खर्चा भी और उनके संसाधन भी इस पर कम खर्च होंगे। और अगर ये डेटाबेस
हम पेटेंट का डेटाबेस है, इसको एप्लीकेंट को एप्लीकेशन के समय उपलब्ध करवा देंगे और इसका एक्सेस होगा, तो ये परिस्थिति नहीं रहेगी कि उनको अपना समय ना बर्बाद करना पड़े, अपने संसाधन भी ना बर्बाद करना पड़े, और हमारे युवा अपनी विरासत को समझकर, पहचान कर, उसकी जानकारी जुटाकर और अनुसंधान करें। जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन है, टिंकरिंग लैब्स है, हम इनको भी इसके माध्यम से लाभ पहुंचा सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसके माध्यम से हम जो हमें विरासत में मिला उसको आज की युवा पीढ़ी के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। सो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 के अंतर्गत ये अपेक्षित है कि TKDL का विस्तार हो, R&D इंस्टीट्यूशंस को यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को इसका एक्सेस दिया जा सके और ओरल ट्रेडिशनल नॉलेज की डॉक्यूमेंटेशन की जाए, और किसी भी पेटेंट के लिए एप्लीकेशन के समय अनिवार्य सर्च डॉक्यूमेंटेशन में TKDL को भी शामिल किया जाए। सो आज ये निर्णय लिया गया है कि TKDL का एक्सेस सभी यूजर्स को उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले भारत के रहने वाले जो हमारे भारतीय यूजर्स हैं उनको करवाया जाएगा, और बाद में भविष्य में इसको इंटरनेशनल यूजर्स को भी एक्सेस उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बेसिकली अभी तक जो पेटेंट ऑफिसेज, इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेज है, उनको उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन अब से इसको जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनको एप्लीकेशन के समय भी इसका एक्सेस दिया जाएगा ताकि उनको लाभ मिल सके। इसके लिए यूजर्स एग्रीमेंट भी किया जाएगा क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है, और यूजर्स को एक्सेस दिए जाने के लिए कतिपय सेफगार्ड्स भी सुनिश्चित किए जाएंगे। पेटेंट ऑफिसेज को मिलने वाला निःशुल्क एक्सेस जारी रहेगा क्योंकि उनको जानकारी जाननी ही होती है, परंतु यूजर्स को इसका एक्सेस पेड सब्सक्रिप्शन के आधार पर ही दिया जाएगा। सामान्यतः ओरल, फोक, ट्राइबल, इंडिजीनियस नॉलेज जैसी गोपनीय जानकारी की एक्सेस प्रदान नहीं की जाएगी, और संबंधित जो कम्युनिटी है या व्यक्ति की पूर्व सहमति के बाद ही ये मौखिक पारंपरिक ज्ञान जो ट्रेडिशनल ओरल नॉलेज हमारी है वो हम देने का काम भी करेंगे, उसका एक्सेस भी प्रदान किया जा सकता है। लेकिन इसके एक्सेस के लिए जो मान लीजिए उसके बाद जो आर्थिक लाभ होगा वो फिर उस कम्युनिटी के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, ये भी इसमें सुनिश्चित किया गया। ये एक्सेस IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, और एक्सेस के दुरुपयोग को रोकने के लिए जैसे टेक्नोलॉजी में फायरवॉल्स बनाई जाती हैं, सेफगार्ड्स किया जाता है, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, ताकि इसकी मॉनिटरिंग हो सके, डाउनलोड रिस्ट्रिक्शंस हो सकें, ये सब करने हम जा रहे हैं। इससे हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को TKDL के एक्सेस की सुविधा होगी, व्यापार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्पेसिफिक डिसीजेज जो हैं उनके लिए नई ड्रग्स डेवलप करने में बढ़ावा मिलेगा। मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसेस का प्रयोग करते हुए एंशिएंट नो हाउ को भारत की सोसाइटल और स्ट्रैटेजिक जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। तो विरासत से भविष्य की ओर भी हम बढ़ेंगे, हमारी युवा पीढ़ी को अनुसंधान में भी इससे लाभ ज़्यादा मिल पाएंगे। ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोचेस को हम आगे जारी रखेंगे, और ये जो हमारा परंपरागत खजाना है ये हमने युवा पीढ़ी को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ताकि उनको जोड़ें भी और उनके अनुसंधान के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभ दे सकें, वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ दे सकें। थैंक यू सर। धन्यवाद।